नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का सफर। हम 1915 से 1948 के उस दौर में जाएंगे जब गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आप कह सकते हैं एक बिल्कुल नई शक्ल दी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक लीडर की वापसी, यानी अ लीडर्स रिटर्न। फिर आएगा असहयोग का दौर, द एरा ऑफ नॉन कोऑपरेशन। उसके बाद मशहूर ग्रेट सॉल्ट मार्च। फिर द क्विट इंडिया मूवमेंट। और आखिर में हम बात करेंगे आज़ादी, बंटवारे और उनके बलिदान की, यानी फ्रीडम, पार्टीशन एंड सैक्रिफाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक लीडर की वापसी। बात है जनवरी 1915 की। मोहनदास करमचंद गांधी कोई 20 साल विदेश में बिताने के बाद भारत वापस लौटते हैं। पर आप जानते हैं, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। वो जगह जिसने उन्हें असल में महात्मा बनाया, वो भारत नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका थी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार बनाया, जिसे हम सब सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब ये सत्याग्रह है क्या? देखिए, इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह। अंग्रेजी में इसे ट्रूथ फोर्स भी कहा गया। ये आप कह सकते हैं अन्याय के खिलाफ सच्चा और बिना हिंसा के लड़ने का उनका अपना एक बिल्कुल अनोखा तरीका था। अच्छा, भारत आने के बाद गांधी जी पहली बार किसी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में नजर आए 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में। और वहां उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, उन्होंने सीधे सीधे भारत के अमीर और पढ़े लिखे लोगों से कहा कि भाई, देश की आज़ादी वकीलों, डॉक्टरों या जमींदारों से नहीं आएगी। असली मुक्ति तो किसानों से ही मिलेगी। ये पहली बार था जब किसी ने राष्ट्रवाद को देश के करोड़ों गरीबों से जोड़ने की हिम्मत की थी। और बस इसके बाद गांधी जी ने एक के बाद एक कई छोटे लेकिन बहुत ही कामयाब आंदोलन किए। जैसे 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों के हक के लिए लड़े। इन जीतों ने उन्हें गरीबों और आम लोगों का सच्चा नेता बना दिया। और फिर आया 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, और इसके खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला पूरे देश में फैला हुआ सत्याग्रह लॉन्च किया। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, असहयोग का दौर, यानी द एरा ऑफ नॉन कोऑपरेशन। रॉलेट सत्याग्रह की जबरदस्त कामयाबी के बाद गांधी जी को एक बात साफ समझ आ गई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत का साथ देना बंद कर दें, मतलब उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो ये पूरा ब्रिटिश राज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और हुआ भी यही। इस आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि आप सोच भी नहीं सकते। छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 1921 के साल में 396 हड़तालें हुईं और उनमें 6 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल थे। ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं, बल्कि एक सच्चा जन आंदोलन बन चुका था। आंदोलन पूरे जोरों पर था। ऐसा लग रहा था कि आज़ादी बस अब मिलने ही वाली है। लेकिन तभी फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। हुआ ये कि गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को ही आग लगा दी और उसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल गए। बस हिंसा की इस एक खबर ने गांधी जी को हिलाकर रख दिया और उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत सबसे ऊपर था, सबसे बड़ा। आंदोलन तो रुक गया, पर गांधी जी नहीं रुके। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी अब समाज सुधार में लगा दी। वो मानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना काफ़ी नहीं है। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब हम अपने समाज की बुराइयों को ख़त्म करेंगे। इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए खादी और चरखे को एक सिंबल बनाया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और छुआछूत जैसी भयानक प्रथा के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे मशहूर आंदोलन पर, द ग्रेट सॉल्ट मार्च, यानी नमक सत्याग्रह। साल था 1930। गांधी जी ने इस बार ब्रिटिश राज को चुनौती देने के लिए एक ऐसी चीज चुनी जो हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ी थी, और वो था नमक। ये एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम था। पर सवाल ये है कि इतने सारे कानून थे, तो फिर गांधी जी ने नमक पर लगे टैक्स को ही क्यों चुना? जरा सोचिए, नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, चाहे कोई राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब। नमक के बिना किसी का गुजारा नहीं। तो नमक पर टैक्स लगाना ब्रिटिश सरकार के अन्याय का सबसे बड़ा और सबसे सीधा प्रतीक बन गया था। देखिए, गांधी जी ने खुद इसे क्या कहा था।
जैसा कि आप इस कोट में पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा कि नमक पर सरकार का कंट्रोल एक 4 गुना अभिशाप है, अ 4-fold कर्स। क्यों? क्योंकि ये गांव के छोटे मोटे उद्योग को खत्म कर रहा था, देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, ये भूखे लोगों से 1000% से भी ज्यादा का टैक्स वसूल रहा था। तो फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। मंजिल थी 240 मील दूर दांडी का समुद्र तट। 3 हफ्ते लगे उन्हें वहां पहुंचने में, और वहां पहुंचकर उन्होंने बस एक मुट्ठी नमक उठाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। बस उनका ये एक कदम उठाना था कि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग फैल गई। अच्छा, इसी दौर में एक और बहुत जरूरी घटना हुई। लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे और वहां गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बहस हुई। मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, यानी दलितों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था। देखिए, अम्बेडकर जी का तर्क था कि दलित समुदाय के राजनीतिक विकास के लिए ये बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी को ये डर था कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए बंट जाएगा। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये साल 1942 की बात है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसी माहौल में अगस्त के महीने में गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना तीसरा और सबसे बड़ा और आखिरी आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक सीधी और आखिरी चेतावनी थी। पर यह आंदोलन बाकियों से बहुत अलग था। कैसे? देखिए, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि सब खत्म। लेकिन इस बार आंदोलन रुका नहीं। देश के युवाओं ने, आम कार्यकर्ताओं ने कमान अपने हाथों में ले ली। यहां तक कि सतारा और मेदिनीपुर जैसी जगहों पर लोगों ने अपनी खुद की समानांतर सरकारें तक बना ली थीं। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दुखद हिस्से पर पहुंच गए हैं, आज़ादी, बंटवारा और बलिदान। सालों के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश का बंटवारा हुआ और हर तरफ भयानक हिंसा फैल गई। एक राष्ट्र का जन्म हुआ, पर इस जन्म के साथ ही हमने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया। जरा सोच कर देखिए उस दिन के बारे में। 15 अगस्त 1947। एक तरफ दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ गांधी जी कहाँ थे? वो कलकत्ता में थे, दंगे की आग में जल रहे शहर में शांति लाने के लिए 24 घंटे के उपवास पर बैठे थे। वो आज़ादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए। उनके जीवन के वो आखिरी दिन उनकी हिम्मत की सच्ची कहानी कहते हैं। वो लगातार दंगे वाली जगहों पर घूमते रहे, सिर्फ शांति की अपील करने के लिए। जनवरी 1948 में उन्होंने दिल्ली में रह रहे मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आमरण अनशन तक किया, और फिर 30 जनवरी 1948 को, जब वो एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मौत की खबर से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। मशहूर टाइम मैगजीन ने लिखा और उनकी तुलना अब्राहम लिंकन से की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने गांधी की मौत पर अपनी सांसें ठीक वैसे ही रोक ली थीं जैसे कभी लिंकन के लिए रोकी थीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वो महान लोग थे जिन्होंने इंसानियत और बराबरी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को हम यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के भारत के लिए महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विरासत, उनकी सबसे ज़रूरी देन क्या है? क्या उनकी अहिंसा, सत्य और भाईचारे के सिद्धांत आज भी उतने ही मायने रखते हैं? इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।